Hello friends, welcome to my YouTube channel Anmol Learning. Never stop learning because life never stop teaching you. कभी सीखना बंद मत कीजिए क्योंकि जीवन आपको कभी सिखाना बंद नहीं करता। आज हम करेंगे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का निर्माण। ये सभी नोट्स मैंने बुक से लिखे हैं और इसमें सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं और उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिससे ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। और मैं यहाँ आपको टॉपिक वाइज जीके पढ़ाऊँगा और इसमें सभी डिटेल्स होगी जो सरल भाषा में लिखी है। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भारत पर अंग्रेजों के अधिकार के क्या कारण थे। तो इसके मुख्य कारण प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 था। प्लासी के युद्ध 1757 के बाद बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया 1757 में, और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को भारत में नियंत्रित करने के लिए लाया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया 1773 में। गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें चार सदस्य या 4 मेंबर थे। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1774 में की गई। इसमें क्वेश्चन यह आता है कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई। तो कोलकाता में की गई। कौन सी सन में की गई। तो 1774 में की गई। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। कंपनी के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का था। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडियन एक्ट 1784 लाया गया। इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स दयंगर के नाम पर रखा गया। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें क्वेश्चन आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। तो पिट्स इंडियन एक्ट 1784 के तहत की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे और इसमें पॉलिटिकल अफेयर्स और राजनीतिक मामले और वाणिज्यिक मामले, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण किया गया। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा वाणिज्यिक मामले, कॉमर्शियल एक्टिविटी को पर नियंत्रण किया गया। और उसके बाद चार्टर अधिनियम 1793 में आया। इसमें आप सन भूल जाते हैं या चार्टर अधिनियम में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए आप याद रखिए कि 4 चार्टर अधिनियम आए थे जो 1793, 1813, 1833 और 1853 में आए। इन सभी में 4-4 साल 20-20 साल का गैप है। आप देखिए कि इसमें सभी में 20-20 साल का गैप है और चार्टर अधिनियम 4 ही थे और इनमें सभी में 4-4 20-20 साल का गैप है। चार्टर अधिनियम 1793 में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को का वेतन भारतीय कोष से दिए जाने लगा और 1813 तक चार्टर अधिनियम 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया। चार्टर अधिनियम 1813 यह पूरा व्यापार से जुड़ा था। अगर कहीं भी क्वेश्चन व्यापार से आता है तो उसका आंसर चार्टर अधिनियम 1813 होगा। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली होता है एक अधिकार, यानी कि जितने व्यापार हो गए उन पर सभी सभी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था और कंपनी यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती थी। तो चीनी और चाय के एक अधिकार को छोड़कर सभी के ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार, मोनोपोली के अधिकार या एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और चार्टर अधिनियम 1813 से यह क्वेश्चन आता है कि वह किस अधिनियम के तहत भारत में व्यापार के द्वार खोल दिए गए थे। जो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारतीय व्यापार में ब्रिटिश लोगों के लिए व्यापार के द्वार खोल दिए गए थे।
चार्टर अधिनियम 1813 के तहत 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा और साहित्य के लिए प्रोत्साहन राशि के लिए दिए जाने लगा। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और पहले भारत के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्वेश्चन भी आता है। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण से सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा ही कॉमर्शियल एक्टिविटी कंपनी की कॉमर्शियली एक्टिविटी या व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी के लेजिस्लेटिव पावर को समाप्त कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1853 के तहत गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना की गई, जिसको 2 भागों में बांटा गया, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, विधान शक्ति और कार्यकारी शक्ति। इसके तहत केंद्रीय विधान मंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। इसमें 6 सदस्य थे, लेकिन 4 सदस्यों को ही नियुक्त किया गया था, जिसमें मद्रास, मुंबई, आगरा, बंगाल प्रेसिडेंसी थी। इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि ICS इंडियन सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई है, किस वर्ष में की गई है। चार्टर अधिनियम 1853 या वर्ष 1853 में की गई। ये 4 चार्टर नियम के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 आया। यहाँ पे 88 हो गया है तो इसको 58 कर लेना। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद जो था भारत पर जो अधिकार था वे ब्रिटिश शासन द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा। इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया और पहला जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। किस वर्ष बना, 1858 में बना और किसी अधिनियम के तहत बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के तहत बना। भारत के राज्य सचिव स्टेट सेक्रेटरी कार्यालय बनाया गया, जिसमें 15 सदस्य थे। इसमें सदस्यों की संख्या पूछ ली जाती है कि स्टेट सेक्रेटरी या राज्य सचिव में कितने सदस्य थे, तो इसमें 15 सदस्य थे। इसका जो अध्यक्ष था उसे मुख्य राज्य सचिव या भारत का राज्य सचिव कहा जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स एक्ट के तहत बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। भारत परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में किस वर्ष उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना की गई, तो इसका आंसर होगा 1861। और किस अधिनियम के तहत की गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत की गई। ये क्वेश्चन ये आता है कि उच्च न्यायालय की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कहाँ कहाँ की गई, तो मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में की गई। इसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद या वायसराय की परिषद में 3 भारतीय सदस्य को प्रवेश किया गया। इसमें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कार्यकारी परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीय प्रवेश के लिए प्रावधान किया गया। और पोर्टफोलियो प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत की गई। मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और इसमें मुंबई और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति को वापस दे दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत की गई। इसके तहत राजस्व तब व्यय बढ़त पर बहस करने तक कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, परंतु मत डालने का अधिकार नहीं दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 के बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909
यह भारत सरकार अधिनियम 1909 लाया गया। इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आप सीधा सीधा याद रखें कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म को ही इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बदल दिया गया, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद को स्थायी विधान परिषद कहा जाने लगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। अब अगर आपसे इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो उसका आंसर होगा 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत की गई। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में पूछिए तो उसका आंसर मार्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909 होगा। इसमें पहली बार पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। इसमें मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग से चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य बनाया गया। सबसे पहले सदस्य का नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कानून सदस्य थे। और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का अनुसरण इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में किया गया। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को किस अधिनियम में देखा गया है, किस अधिनियम में यह लागू किया गया था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर होगा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909 1919 लाया गया है। इसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा गया? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। इसमें केंद्र, सेंटर या प्रांतीय प्रोविजन के विषय को अलग कर दिया गया। यह क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सर्वप्रथम किसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन डायरची सिस्टम लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। डायरची सिस्टम द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत। इसमें रिजर्व लिस्ट, इसमें सभी विषय को दो भागों में बांटा गया। इसमें रिजर्व लिस्ट या विषयों की स्थानांतरित सूची, ट्रांसफर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट थी। रिजर्व लिस्ट को एग्जीक्यूटिव काउंसिल नियंत्रित करेगी और जो मंत्री होंगे वे ट्रांसफर लिस्ट या स्थानांतरित सूची के विषय को नियंत्रित करेंगे। जो मिनिस्टर्स थे वे उन्हें मनोनीत किया जाता था विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों से, यानी जो मिनिस्टर ट्रांसफर लिस्ट को नियंत्रित करेंगे उनका जो उन्हें नोमिनेट किया जाता था विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों से। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत पहली बार बाईकैमरल द्विसदनीय बाईकैमरल लेजिस्लेटिव की शुरुआत की गई सेंटर में। यानी कि अगर आपसे प्रांतों में सबसे पहले पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मार्ले मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। लेकिन प्रांतों में 1919 में की गई। इसमें बाईकैमरल द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई सेंटर में। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में दो भागों में बांटा गया। लेजिस्लेटिव असेंबली को लोकसभा, बाद में लोकसभा कहा जाने लगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को राज्यसभा कहा जाने लगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग की स्थापना मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार या गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919
इसके तहत की गई। इस अधिनियम में मतदान का अधिकार विस्तार कर दिया गया और इसके तहत भारत की आबादी का 10% लोग मतदान का अधिकार प्राप्त किया। भारतीय सचिव का यह अधिकार दिया गया कि वे लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। आंग्ल भारतीय, सिख, यूरोपीय और ईसाइयों के अलग से निर्वाचित प्रतिनिधित्व दिया गया। और इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है भी कि पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया गया, तो 1919 में यह अधिकार दिया गया। और क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रतिनिधि की स्थापना कब की गई, तो वो था मार्टिन चेम्सफोर्ड 1919। और भारतीय, सिख, यूरोप और ईसाइयों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत की गई, लेकिन पार्लियामेंट और रिफॉर्म में मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और इससे आगे आया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। इसमें पहली बार केंद्र में दयार्जी सिस्टम या द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत की गई, तब प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन कब लागू किया गया, तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। लेकिन सेंटर या केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के तहत। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम में ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत रियासत शामिल होगी। हालांकि ये कभी साकार नहीं हुआ। इसमें सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया, जितने विषय थे इसमें दो भागों में बांट दिया गया, सेंटर और प्रोविंस, केंद्र और प्रांतों में। सेंटर को फेडरलिस्ट या संघ सूची दी गई, जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, और प्रोविंस प्रांतों को प्रोविजनलिस्ट या प्रांतीय सूची दी गई, जिसमें 54 विषय थे। केंद्र और प्रांतों को, जिसमें केंद्र और प्रांत दोनों शामिल थे, उसे समवर्ती सूची कहा गया है। इन्हें कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 36 विषय थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1 अप्रैल 1937 में हुई। इसके तहत केंद्र बैंक की स्थापना की गई। इसमें क्वेश्चन यह भी इम्पोर्टेंट है कि केंद्र बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1935 में की गई। और किस अधिनियम के तहत की गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के तहत की गई। इसके द्वारा सिंध को मुंबई से अलग कर दिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिंध और मुंबई को अलग कर दिया गया। और ये सबसे लास्ट का अधिनियम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। यह कब पारित किया गया? यह 4 जुलाई 1947 में पारित किया गया था और उसको स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 में, 14 दिन बाद। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था और उसको भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों में बांट दिया गया था। भारत को स्वतंत्र और संप्रभु घोषित किया गया था। तो यह किस लिए लाया गया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु घोषित किया गया था। इसके तहत केंद्र राज्य को जिम्मेदार सरकार स्थापित करेंगे। इसके तहत और भारत के संविधान को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों शक्ति दे दी गई थी, यानी कि भारत के संविधान को विधायी और कार्यकारी शक्ति दे दी गई थी। और जो वायसराय और गवर्नर थे उसको संवैधानिक हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया था। तो ये फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटी का, और इसमें मैंने सभी अधिनियम या एक्ट्स को कवर किया है और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। और इसको आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।